हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं और आज छुट्टियों के कारण आप लोग की फिर से ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है। उस ऑनलाइन पढ़ाई में आप लोगों का कोर्स कक्षा 10 का कोर्स सेकंड टर्म का भी कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आप लोगों को जो है व्याकरण में जो है विज्ञापन लेखन और शोक संदेश लेखन में भी समझा दिया है। कल मैंने आप लोगों को क्षितिज का जो है लखनवी अंदाज ये पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ, जिसमें मैंने कल आप लोगों को इसका सारांश समझाते हुए एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर समझाए थे। आज मैं उसका अभ्यास कार्य आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसमें लेखक इस पाठ में यह बताया गया है कि जो लेखक सेकंड क्लास का जो है सेकंड क्लास का टिकट लेकर एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जो उसमें चढ़ गए। वहाँ पर एक बर्थ पर लखनऊ के सफ़ेद पोश व्यक्ति पालथी मारे बैठे हुए थे। उन सामने उनके दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में लेखक के डिब्बे में आने से सज्जन की आंखों में विघ्न और असंतोष दिखाई दिया। सोचा था कि शायद इत्मीनान से खीरे का रसास्वादन लेंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उनसे बातचीत करने के लिए कोई भी रुचि नहीं दिखाई। नवाब साहब की असुविधा और का कारण करने के लिए नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने की और किफ़ायत से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब शहर का सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जने में सफ़र करता देखे तो और साथ वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। अब कनखियों से नवाब साहब जो है बाहर खिड़की से जो बाहर देखने का नाटक ही करने लगे। अब फिर नवाब साहब ने सहसा लेखक से संबोधन किया कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को जो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शुक्रिया कह के बात को बंद कर दिया। अब नवाब साहब एक पल से खिड़की से बाहर देखने लगे और उन्होंने खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे और जो है उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर एहतियात से वह खीरे की फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी।
उसके प्रत्येक भाव भंगिमा से, उनके कल्पना मात्र से उनका रसास्वादन लिया। अब नवाब साहब एक बार हमारी ओर देख कर बोले, बल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क देने जाने से पनियाती फाके देखकर पानी भी आ रहा था, लेकिन लेखक ने पहले ही मना कर दिया था। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फाकों को देखा और खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। और मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन से खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों कि खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम और खम लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो इसमें बच्चों मैंने कल आप लोगों को जो गद्यांश समझाया था वह है यहाँ से, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से लेकर नफासत और नजाकत, ये गद्यांश मैंने आप लोगों को समझाया था। इसके मैंने प्रश्न दिए थे, नवाब साहब ने खीरों का स्वाद किस प्रकार लिया। दूसरा प्रश्न दिया था, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। तीसरा प्रश्न था, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे। चौथा प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आँखें लेखक को क्या कह रही थीं। पांचवा प्रश्न है, लेखक को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा। सातवां प्रश्न है, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कल समझा दिए। आज मैं इसी के अभ्यास प्रश्न आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसके प्रश्न अभ्यास आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों को लिखना है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया।
ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही डिब्बे की स्थिति की ओर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। फिर से बोल रही हूँ उसका उत्तर। प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? इसका उत्तर है कि लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर। इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाबों के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को ठुकराते हैं तथा अपने नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं, जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमा दी। फिर से बोल रही हूँ मैं। इसका प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक
दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है कि नवाबों के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को ठुकराते हैं तथा अपने नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस तरह उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। फिर है चौथा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। फिर प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब इसका उत्तर है, नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे हैं। उनके सामने तौलिए पर कुछ कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर यही एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उन्होंने धीरे से तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया और उस पानी से खिड़की से बाहर करके खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सिर काटकर गोंदा और उसकी झाग निकाली। फिर बड़े ही कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला और बाद में काटकर उसकी फांके बनाई। उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से तौलिए पर सजाकर रखा। उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की जो है सुर्खी छिड़की। अब ये खीरे खाने को तैयार थे। फिर से मैं बता रही हूँ मैं। प्रश्न है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब है इसका उत्तर है, नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे हैं। उनके सामने तौलिए पर कुछ कच्चे खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में यही एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उन्होंने धीरे से तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया
और उस पानी से खिड़की से बाहर करके खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला और चाकू से खीरे का सिर काटा और एक एक सिरे को चाकू से गोदा और उसकी झाग निकाली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला और बाद में काटकर उसकी फाँकें बनाई। एक एक करके बड़े क्रम से तौलिए पर फाँकें सजाकर रखीं। उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की जो है सुर्खी छिड़की। अब ये खीरे खाने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को ये प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब हैं इसमें एक बार फिर मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ मैं, जो आपको अभ्यास प्रश्न आज की डेट में करने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है कि लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उसने ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर से बोल रही हूँ उसका आंसर। प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है, लेखक को रेल के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे। साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर है नवाब साहब। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाबों में अपनी धाक जमाने की बात रहती है। इसका उत्तर है, नवाबों में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को ठुकराते हैं तथा अपने नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो।
नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर में मिल गया। उन्होंने अकेले दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। फिर से बोल रहे हैं इसका उत्तर। प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूखकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है नवाबों के मन में अपनी धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीके ठुकराते हैं तथा अपने नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं, जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीति से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस प्रकार उन्होंने लेखक के मन में अपनी अमीरी की धाक जमा दी। अब इसका प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर कुछ कच्चे खीरे रखे थे। वे ऐसे बैठे थे मानो दिन भर में यही एक महत्वपूर्ण कार्य करना हो। उन्होंने धीरे से तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया, उस पर और सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया और उस पानी से खिड़की से बाहर करके खीरे धोए। फिर धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे। फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला और चाकू से खीरे का सिर काटा और एक सिरे को चाकू से गोदा और उनकी झाग निकाली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला। बाद में काटकर उसकी फांके बनाई। उन्हें एक करके बड़े क्रम से तौलिए पर सजाकर रखा। उस पर जीरा नमक और मिर्च की जो है सुर्खी छिड़की। अब यह खीरे खाने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस लखनवी अंदाज के एक गद्यांश के मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर समझा दिए और आज इसके प्रश्न अभ्यास में केवल आप लोगों को 3 ही प्रश्न आप लोगों को
अपने उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। फिर है प्रश्न, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों प्रश्न आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में रिवीजन कार्य में करने होंगे। धन्यवाद।